हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप अपने परिवार समेत घर पर स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की कंप्लीट सीरीज शुरू की थी, जिसका नाम हमने ब्रह्मास्त्र सीरीज दिया था। दोस्तों, ये ब्रह्मास्त्र सीरीज आपके सीटेट, यूपीटेट, एसटेट, रीट, केवीएस, DSSB और सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट के आज की क्लास शुरू करते हैं, क्योंकि आपका टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों, इस वीडियो को भी आप स्पीड थोड़ी बढ़ाकर देख सकते हैं, ताकि आपका कोई टाइम वेस्ट ना हो। दोस्तों, आज का टॉपिक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है कि साइकोलॉजी जो है वो कैसे कैसे आगे स्कूल्स में डिवाइड हुई, कैसे कैसे उनके अंदर रिसर्च हुई और किन किन शताब्दियों में आगे बढ़ती गई। दोस्तों, पहले हम स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के बारे में जानेंगे। तो द स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी रेफर्स टू एनी ग्रुप ऑफ साइकोलॉजिस्ट। जो साइकोलॉजिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने इसको ग्रुप्स में बांट दिया। किसी ने किसी चीज़ पर रिसर्च की, किसी ने दूसरी चीज़ पर। तो हु फॉलोज द सेम आइडियोलॉजी, सेम सिद्धांत और सेम मेथड्स फॉर स्टडिंग, पढ़ाने के सेम तरीके ऑफ साइकोलॉजी पर उन्होंने वर्क किया। दोस्तों, हिंदी वाले स्टूडेंट्स ध्यान देंगे। मनोवैज्ञानिक के संप्रदाय से, मनोवैज्ञानिक के जो स्कूल्स हैं उनसे संप्रदाय तात्पर्य है मनोवैज्ञानिकों के किसी ऐसे समूह से जो मनोविज्ञान के अध्ययन के लिए एक समान विचारधारा और विधियों का अनुसरण करते हैं। कुछ संप्रदाय निम्न प्रकार हैं। तो दोस्तों, पहला स्कूल्स जो है वो है साइको एनालिसिस, मनोविश्लेषण। दोस्तों, इसके फादर आप सबको पता भी होगा, सिगमंड फ्राइड जी हैं। सिगमंड फ्राइड ने क्या है, इसके बारे में रिसर्च की थी। दोस्तों, 20वीं शताब्दी में ये प्रारंभ हुआ था। जो सिगमंड फ्राइड हैं, इन्होंने अचेतन मानसिक प्रक्रियाओं, कोई काम होता है तो वो क्यों होता है, कैसे होता है, कौन करता है, इस सभी बातों पर जो अचेतन मानसिक प्रक्रियाएं हैं इन पर जोर दिया। अचेतन के अध्ययन के लिए सिगमंड फ्राइड जी ने मुक्त सहचर्या वाले विचार प्रवाह और स्वप्न विश्लेषण विधि की खोज की। दोस्तों, तो इन्होंने जो है अचेतन मानसिक प्रक्रियाओं पर जोर दिया था। और दोस्तों, इस बात को आपने बिल्कुल याद कर लेना है कि जो फादर ऑफ यह है साइको एनालिसिस सिगमंड फ्राइड जी हैं। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में देखने को भी मिलता है। दोस्तों, दूसरा स्कूल है बिहेवियरिज्म। दोस्तों, कल भी मैंने आपको एक क्वेश्चन बार बार याद करवाया था कि इस क्वेश्चन को आप याद कर लें। JB वाटसन जी, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद के जनक कौन है दोस्तों? JB वाटसन। देखो, आज फिर आ गया ये। तो 20वीं शताब्दी के दूसरे व तीसरे दशक में मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय का विकास हुआ। JB वाटसन इस संप्रदाय के जनक माने जाते हैं। व्यवहारवाद का मानना था कि विकास और वृद्धि के लिए वंशानुक्रम मतलब हेरिडिटी की भूमिका नहीं, बल्कि वातावरण का भी महत्व है। दोस्तों, व्यवहारवाद जो थे, बिहेवियरिज्म जो थे, इन मनोवैज्ञानिकों ने माना कि जो हेरिडिटी है ना वो कम और वातावरण ज़्यादा मतलब असर करता है बच्चे पे। जैसे कोई स्टूडेंट है, उसके माता पिता इतने पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन जब वो स्टूडेंट्स अच्छी कोचिंग प्राप्त करता है, अच्छे इंस्टीट्यूट से, अच्छी मतलब चैनल से पढ़ता है, तो उसका जो विकास होता है, वो जब अपने एम को पाता है, तो वो वातावरण का विकास हो रहा है उस पर, ना कि हेरिडिटी का, ना कि वंशानुक्रम का। तो दोस्तों, इसी पर बिहेवियरिज्म ने जोर दिया था। शिक्षण अधिगम के क्षेत्र में व्यवहारवाद का व्यापक प्रभाव पड़ा। मतलब दोस्तों, जो पढ़ाने का तरीका है, जैसे स्कूल्स में कई नॉर्मल फैमिली के आते हैं, कई अमीर घराने के आते हैं, तो कई लो फैमिली मतलब पुअर पीपल्स भी आते हैं, पुअर जो फैमिली होते हैं उनके बच्चे भी आते हैं। तो उनके जो शिक्षण अधिगम है, स्कूल्स में ज़्यादातर देखने को मिलता है कि सभी प्रकार के बच्चे को एक क्लास में इकट्ठा किया जाता है, फिर उनको जो है पढ़ाया जाता है, उनके ऊपर केस स्टडी की जाती है, फिर उनका सारा एक वातावरण बनाकर उनको पढ़ाया जाता है। इसी बिहेवियरिज्म अप्रोच के ऊपर ही उनको पढ़ाया जाता है कि यहाँ पर ना कोई हेरिडिटी और ना कोई पैसा, ना कोई फैसिलिटी, कुछ नहीं, सबको एक ही फैसिलिटी मिलेगी, सबके लिए बराबर है, अमीर हो चाहे गरीब हो। तो शिक्षण अधिगम के लिए व्यवहारवाद का व्यापक प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, फिर दोस्तों तीसरा स्कूल है ह्यूमनिस्टिक, मानवतावादी। वर्तमान समय में वह मनोवैज्ञानिक के अध्ययन में मानवतावादी दृष्टिकोण पर अधिक जोर दिया जाता है। दोस्तों, ये मनोविज्ञान का यह तीसरी शक्ति के रूप में भी जाना जाता है,
जिसके अनुसार मानव की योग्यताएं स्वयं अपने जीवन द्वारा निर्देशित होती हैं। मास्लो, रोजर्स, ओलपोर्ट आदि मनोवैज्ञानिकों के मानवतावादी दृष्टिकोण का बढ़ावा देने पर जोर दिया दोस्तों इन्होंने। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइक है साइको एनालिसिस, बिहेवियरिज्म और ह्यूमनिस्टिक। ये तीन स्कूल्स जो है ना, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी को दोस्तों पावर ऑफ साइकोलॉजी बोला जाता है। 3 पावर ऑफ साइकोलॉजी, साइको एनालिसिस, बिहेवियरिज्म, ह्यूमनिस्टिक। दोस्तों इसको बिल्कुल आपने रट लेना है, अपने मन में बिल्कुल अच्छी तरह याद कर लेना है दोस्तों। फिर दोस्तों चौथा जो स्कूल है हमारा साइकोलॉजी का, वो है दोस्तों गेस्टाल्टिज्म, समग्रवाद। समग्रवाद के बारे में दोस्तों आप जानेंगे 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जर्मनी में मनोविज्ञान का समग्रवाद नामक संप्रदाय विकसित हुआ। गेस्टाल्ट एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है दोस्तों पूरा। मतलब क्या है, समग्रवाद कोई भी चीज पूरी, छोटे छोटे भागों में कंप्लीट उसको देखने का एक नजरिया जो है जिसको हम समग्रवाद बोलते हैं। इन्होंने दोस्तों सीखने में इनसाइट थ्योरी की भूमिका पर जोर दिया कि किसी चीज को हम सीखते हैं तो अचानक सडनली लर्निंग हो जाती है, जिसके कारण हमें चीजें याद हो जाती हैं दोस्तों। फिर जो मैक्स वर्दीमर, कोफका और टोलमैन, मैक्स वर्दीमर, कर्ट, कोफका, कोलर, टोलमैन ये प्रमुख गेस्टाल्टवाद थे दोस्तों। तो इस पर आपको बहुत ध्यान देना है, इसको याद कर लेना है बिल्कुल कि गेस्टाल्टिज्म के जो प्रमुख गेस्टाल्टवादी कौन है, मैक्स वर्दीमर, कर्ट, कोफका, कोलर और टोलमैन। तो दोस्तों इसको याद करना है। फिर उन्होंने किस बात पर जोर दिया था, इन्होंने सीखने की इनसाइट थ्योरी पर जोर दिया था दोस्तों। और जो गेस्टाल्ट का पूरा अर्थ क्या है दोस्तों, गेस्टाल्ट का पूरा अर्थ दोस्तों पूरा ही है, जिसने सीखने की इनसाइट थ्योरी पर जोर दिया था दोस्तों। इसके बाद दोस्तों बात आती है अगले स्कूल की, जिसका नाम है फंक्शनलिज्म, संरचनावाद। इसके प्रमुख प्रवर्तक विलियम वुंट जी हैं, जो जर्मन मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने 1879 में मन का व्यवस्थित ढंग से अध्ययन करने के उद्देश्य से लिप्जिंग, जर्मनी में विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित करने का श्रेय जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है कि पहली जो मानसिक प्रयोगशाला थी, जो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला थी, वो कहां पर, किस साल में और किसने शुरू की थी। तो दोस्तों लिप्जिंग, जर्मनी 1879 में विलियम वुंट ने शुरू की थी दोस्तों। इसी कारण इन्हें आधुनिक मनोवैज्ञानिक, जो आधुनिक मनोविज्ञान है दोस्तों, आधुनिक युगी मनोवैज्ञानिक है दोस्तों, उनका जनक विलियम वुंट को ही कहा जाता है दोस्तों। इस पर आप बिल्कुल अच्छी तरह ध्यान देंगे, इसको अपने मन में बिल्कुल याद कर लेंगे दोस्तों। फिर आगे है वुंट ने सचेतन अनुभव, जो दोस्तों हमारा वुंट जी हैं, इन्होंने सचेतन अनुभव, कॉन्शियस एक्सपीरियंस के अध्ययन में रुचि दिलाई थी दोस्तों। जो हमारे सिगमंड फ्राइड जी थे, साइको एनालिसिस थे, उन्होंने अनकॉन्शियस एक्सपीरियंस के ऊपर रुचि दिलाई थी, उसके ऊपर अध्ययन किया था। लेकिन हमारे जो फंक्शनलिज्म थे, वुंट जी ने इन्होंने कॉन्शियस एक्सपीरियंस के ऊपर रुचि दिलाई थी और इंट्रोस्पेक्शन, अंतःनिरीक्षण द्वारा मन की संरचना का विश्लेषण किया था। दोस्तों इंट्रोस्पेक्शन अपने आप मन में जाकर अपनी अच्छाइयों को देखना, अपनी बुराइयों को देखना और अपना एक टेस्ट करना खुद ही इंट्रोस्पेक्शन कहलाता है दोस्तों, अंतःनिरीक्षण। इसके जनक भी ये है विलियम वुंट जी। ठीक है दोस्तों, तो इसको आपको याद करना है। इन्हें आधुनिक युगी जो मनोविज्ञान है उनका जनक कहा जाता है। दोस्तों ये प्रश्न बढ़ाता है कि जो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला थी वो कहाँ पर स्थापित की गई, लिप्जिंग जर्मनी में 1879 में। ठीक है दोस्तों, तो अगले स्कूल के बारे में जानते हैं दोस्तों। ये है फंक्शनलिस्ट, प्रकारवाद। इस संप्रदाय के जनक दोस्तों विलियम जेम्स जी हैं। जेम्स का मानना था कि जो मानस की संप्रदाय जो है, मानस की संरचना पर ध्यान देने की बजाय अगर मनोवैज्ञानिक इस बात पर ध्यान दे कि मन क्या करता है, क्यों करता है, कैसे करता है, व्यवहार व्यक्तियों को अपने वातावरण से निपटने के लिए किस प्रकार कार्य करता है, तो ज़्यादा बेहतर होगा दोस्तों। बाकायदा मतलब इन्होंने बताया कि अगर जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं वो इस बात पर ध्यान दें कि मन क्या करता है, कैसे सोचता है, क्यों सोचता है और किस सिचुएशन में कितने लेवल तक सोचता है, तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसलिए दोस्तों इनको फंक्शनलिस्ट कहा गया, फंक्शंस के ऊपर ध्यान दिया।
दोस्तों जॉन डीवी हमारे एक बहुत मेन वैज्ञानिक है साइकोलॉजी के, जिनके बारे में अब धीरे धीरे आगे जाने भी। तो जॉन डीवी वाज द मेजर सपोर्टर ऑफ द फंक्शनलिस्ट कम्युनिटी। जॉन डीवी साहब बहुत प्रमुख जो सपोर्टर मतलब इनके समर्थक हैं फंक्शनलिस्ट कम्युनिटी के। ही एम्फेसाइज लेड ऑन, इन्होंने कंटेंट ऑफ सरिकुलम, इन्होंने जोर दिया मुख्यतः करिकुलम जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, टीचिंग मेथड बच्चों को पढ़ाने के तरीके, द इफेक्टिवनेस ऑफ इवोल्यूशन प्रोसेस जो बच्चों को निखारने के जो तरीके हैं उनके ऊपर इन्होंने जोर दिया कि इन्होंने जॉन डीवी साहब ने। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। अगला स्कूल है कॉग्निटिव स्कूल, संज्ञानात्मक संप्रदाय। वर्तमान समय में मनोविज्ञान के अध्ययन में संज्ञानात्मक दृष्टिकोण पर अधिक जोर दिया जाता है दोस्तों। इसमें वातावरण के साथ अनुकूलन में संज्ञानात्मक योग्यताएं व प्रक्रियाओं के अध्ययन पर जोर दिया जाता है। दोस्तों संज्ञानात्मक जो दृष्टिकोण है वो होता है हमारा मेंटल एक्टिविटीज से। संज्ञानात्मक मतलब हम चीज़ों को कितनी फास्ट सीखते हैं, कैसे सीखते हैं। और इसके जो प्रमुख प्रवर्तक थे दोस्तों, प्रमुख जो मनोवैज्ञानिक थे वो हमारे प्याजे, वाइगोत्स्की और ब्रूनर आदि संज्ञानात्मक दृष्टिकोण के प्रमुख जो मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने संज्ञानात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने पर जोर दिया। दोस्तों सीधा प्रश्न यह आएगा कॉग्निटिव जो विचारधारा है उसके प्रवर्तक कौन है, तो आपका सीधा जवाब होगा वाइगोत्स्की, प्याजे और ब्रूनर। दोस्तों अगला स्कूल, फिर दोस्तों ये कंप्लीट स्कूल थे आपके, जितने भी मैंने आपको कराए ये कंप्लीट स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी थे। अब आप पढ़ेंगे कि जो साइकोलॉजी है उसका भारत में विकास कैसे हुआ, कब हुआ। दोस्तों भारतीय मनोविज्ञान का आधुनिक काल कलकत्ता यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र विभाग में 1915 में प्रारंभ हुआ, जहां भारत की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित हुई। दोस्तों ये बड़ा ही रोमांचक क्वेश्चन आपके लिए, आपको इसकी उत्सुकता भी होगी कि पूरे विश्व में तो 16वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी से बात हो रही है, लेकिन हमारे देश में कलकत्ता यूनिवर्सिटी में 1915 में इसकी शुरुआत हुई थी। दोस्तों इसके बाद ये कुछ आपके लिए प्रमुख तथ्य हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों वास्तव में शिक्षा मनोविज्ञान का सूत्रपात रूसो की प्रकृतिवादी विचारधारा से संभव हुआ। उसने शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान बालक की ओर आकर्षित किया, इस बात पर बल दिया कि बालकों को उनकी रुचियों, प्रवृत्तियों, योग्यताओं और अवस्थाओं के अनुरूप ही शिक्षा दी जानी चाहिए। जो हमारे रूसो साहब थे इन्होंने बालक की प्रवृत्ति, बालक के इंटरेस्ट, बालक के जो क्रियाएं हैं, बालक की अवस्था और कितना वो चाहता है और उसकी योग्यता क्या है, इसके अनुरूप ही उसको शिक्षा दी जानी चाहिए, इस पर जोर दिया। रूसो से प्रेरणा पाकर पेस्टोलॉजी हर्बर्ट फ्रोबेल ने शिक्षा में मनोविज्ञान का प्रयोग करके तत्कालीन शिक्षा प्रणाली में सुधार किया और 20वीं शताब्दी के आरंभ में शिक्षा मनोविज्ञान की एक स्पष्ट शाखा के रूप में मनोविज्ञान का विकास हुआ। दोस्तों ठीक है, आगे कुछ प्रमुख तथ्य हैं जिनके बारे में भी आप जानेंगे कि वास्तव में शिक्षा मनोविज्ञान का सूत्रपात रूसो की प्रकृतिवादी जो विचारधारा से संभव हुआ। उसने शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान बालक की ओर आकर्षित किया तथा इस बात पर ध्यान दिया कि बालकों को उनकी रुचि और योग्यताओं के अनुरूप ही शिक्षा दी जानी चाहिए। दोस्तों फिर ये मैंने आपको बताया भी था कि रूसो से प्रेरणा पाकर पेस्टोलॉजी ने मनोविज्ञान का प्रयोग तत्कालीन शिक्षा प्रणाली में सुधार में किया। 20वीं शताब्दी के आरंभ में शिक्षा मनोविज्ञान के एक स्पष्ट शाखा के रूप में विकास हुआ। दोस्तों आगे आप जानेंगे कि 20वीं शताब्दी में थॉर्नडाइक व अमेरिकी शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी ने शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। थॉर्नडाइक के कंसेप्ट ने शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में क्रांति सी ला दी। दोस्तों जो हमारे थॉर्नडाइक साहब थे इन्होंने लर्निंग थ्योरीज दी थी और बहुत सारे एजुकेशनल जो हमारे जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसके अंदर इन्होंने बहुत सारा काम किया था और कॉन्सेप्ट दिए थे, जिसकी वजह से इन्होंने इनको जो है फादर ऑफ साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी मतलब शिक्षा में जो मनोविज्ञान है उसका पिता थॉर्नडाइक जी को ही बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने ऐसे जो हमारे तथ्य थे, जो कॉन्सेप्ट थे, ऐसे कॉन्सेप्ट दिए थे दोस्तों इन्होंने। बाकी जो इनकी लर्निंग थ्योरी है वे हम आगे जो चैप्टर आएंगे उनमें पढ़ेंगे दोस्तों। तो ये आपको याद होना चाहिए बिल्कुल टिप्स पे कि फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है दोस्तों वो कौन है, हमारे थॉर्नडाइक साहब हैं। दोस्तों कौन है, हमारे थॉर्नडाइक साहब, किसके, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी के। इसके बाद दोस्तों ये कुछ बुलेट्स पॉइंट हैं जो आपके बहुत ही ज़्यादा याद होने चाहिए, जिनके याद करने पर आप सीधा पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे और ये क्वेश्चन आपको सीधे देखने को मिलेंगे
किसी भी पेपर में कम से कम 4-5 नंबर के क्वेश्चन इस वीडियो से देखने को आपको जरूर मिलेंगे दोस्तों, चाहे वे आपके स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी से हों, चाहे आपके बाद में इन जो हमारे जो ये मुख्य तथ्य के यहाँ से हों, या फिर इन बुलेट पॉइंट से हों। दोस्तों ध्यान देंगे, बिल्कुल एक एक बात इंपॉर्टेंट है। इन 1879 में विलियम वुंट ने पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला फर्स्ट साइकोलॉजी लैबोरेटरी लिप्जिंग जर्मनी में शुरुआत की थी, जो कि हमने जाना। इन 1890 में विलियम जेम्स ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक का प्रकाशन किया। 1916 में कलकत्ता में फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी कार्य में आया, और आपने जाना था कि इसकी शुरुआत 1915 में हुई थी। इंडियन साइकोलॉजी एसोसिएशन, जो हमारा इंडियन साइकोलॉजी एसोसिएशन विभाग है, वो 1924 में बना था। बी एफ स्किनर हमारे बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन 1953 में दोस्तों इन्होंने साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर नामक पुस्तक लिखी थी और फर्स्ट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी गठित की थी दोस्तों। तो इसको आपको बहुत अच्छी तरह याद कर लेना है कि बी.एफ. स्किनर साहब ने 1953 में साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर नामक पुस्तक लिखी और पहली मनोवैज्ञानिक की पहली ब्रांच, पहली शाखा खोली। द फाउंडेशन ऑफ बिहेवियरिज्म वाज लेड डाउन इन अ बुक रिटन बाय जे.बी. वॉटसन। जे.बी. वॉटसन साहब के ऊपर तो आपको इतने प्रश्न देखने को मिलेंगे, जैसे फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, जैसे मैंने आपको पहले बताया था फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कौन है, जे.बी. वॉटसन साहब। इन्होंने द फाउंडेशन ऑफ बिहेवियरिज्म इसके ऊपर एक किताब लिखी थी 1924 में। दोस्तों 1954 ह्यूमन साइकोलॉजिस्ट अब्राहम मास्लो ने भी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी। दोस्तों अब्राहम मास्लो साहब ने एक पुस्तक लिखी मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी। तो दोस्तों ये बुलेट्स पॉइंट आपको याद कर लेने हैं। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर आप किसी पुस्तक में इन सारे नोट्स को शुरू से लेकर हमारी पहली वीडियो से लेकर और जब तक हमारा कंप्लीट साइकोलॉजी, कंप्लीट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो हमारी सीरीज है खत्म नहीं हो जाती, इसको आप एक कॉपी में नोट्स भी बना सकते हैं। दोस्तों ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाले हैं। अब 6 महीने में आपके लगभग सभी एग्जाम्स हो जाएंगे, तो आपको बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना दोस्तों। ये आपके सभी एग्जाम्स, चाहे आपका सी-टेट हो, यूपी-टेट, एस-टेट, रीट, केवीएस, DSSS, और दोस्तों आपको पता भी लग गया होगा कि केवीएस की वैकेंसीज भी जल्दी आपको देखने के मिलेंगी, और DSSS की PRT की 4 से 5 हज़ार वैकेंसीज बिल्कुल तैयार हैं, और रीट तो अगले महीने है ही, और एस-टेट आपको नवंबर-दिसंबर में देखने को मिलेगा, और सुपर-टेट की जो वैकेंसीज हैं यूपी में वो भी आपको देखने को मिलेंगी, और सी-टेट का नोटिफिकेशन भी जल्दी आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप बिल्कुल तैयारी पर जुट जाएं, और इस वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करें। और दोस्तों आगे इस तैयारी को, इस जो आपकी जो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी हुई या फिर टीचिंग की जो भी आपकी अपडेट्स हैं या फिर जो भी आपकी तैयारी है, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस चैनल से जुड़े रहें। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता।